नमस्कार, ईटीवी इमरल्ड पे मैं पीयूष खत्री आपका स्वागत करता हूं। एक दौर था जब ये पूछा जाता था कि क्या हाल है, क्या चल रहा है, तो लोग कहते थे फॉग चल रहा है। आज जब कहा जाता है क्या चल रहा है तो लोग कहते हैं कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है। जायज है, ठीक बात है, लेकिन इस दौर में कई जगह एक संवादहीनता की स्थिति आ गई है और कई कारणों से हम भी कुछ बहुत ज़्यादा आपसे जुड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन इस बीच बच्चों के बहुत सारे सवाल थे। तो आज मेरे साथ और आपके साथ अरुण त्रिपाठी सर फोन लाइन से जुड़े हैं, जो आपके सभी प्रश्नों का जवाब देंगे। आइए हम सबसे पहले अरुण सर से बात करते हैं। सर नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार सर, जैसा कहा आपने कोरोना है चारों तरफ, हाँ। तो लॉकडाउन है, हम भी बस उसी का फायदा उठा रहे हैं। जी, फायदा उठा रहे हैं सर, ये थोड़ा कम समझ में आया। सर, काम के दौरान बड़ी शिकायत थी कि छुट्टी मिल जाती, काश सो लेते। वो पूरा हो रहा है। परिवार के साथ इतने लंबे समय तक वक़्त नहीं दे पाए थे, वो हो रहा था। सबसे बड़ी चीज़ कि काम की आपाधापी में कुछ खुद को तैयार करने के लिए बड़ी सारी तैयारी की ज़रूरत थी, वो मौका नहीं मिल पा रहा। वो बड़ा अच्छा मौका मिल गया, तो चीज़ों को शार्पन करने का मौका मिल पाया है। तो अब और ज़्यादा अच्छे से हम उसको यूटिलाइज़ कर पाएँगे अपनी चीज़ों। सर उम्मीद करता हूं आप सब परिवार सुरक्षित होंगे और इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खुद को सुरक्षित रखना और आप होंगे। लेकिन सर इस बीच बच्चों के बहुत सारे सवाल थे। ये समय जो परिस्थितियां हो रही हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं कि दुनिया बदल गई है और लॉकडाउन के बाद भी दुनिया पहले जैसी नहीं रहेगी। तो कुछ बच्चों ने सर सवाल पूछे हैं, कुछ सोशल मीडिया पे उनके सवाल चल रहे हैं। तो आपसे हमारा मकसद था कि बच्चे क्लियर हो पाएं, स्पष्ट हो पाएं क्या चल रहा है, क्या परिस्थिति है। सर तो मैं आपके लिए ला रहा हूं सर सवाल नंबर 1। भारत सहित पूरी दुनिया लॉकडाउन में है। लॉकडाउन का उद्देश्य कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों को आइसोलेट करने के साथ साथ अपनी स्वास्थ्य सेवा को इसके चुनौतियों के अनुरूप तैयार करना है। आपको क्या लगता है कि हम इसमें कहां तक सफल हुए हैं? दरअसल अब जो समस्या हमारे सामने है वो एक अलग तरह की है, एक अलग चुनौती हमारे सामने है। अब इस तरह से जो संक्रमण फैला है उस हिसाब से तो हमारे अस्पताल तैयार नहीं थे पहले। अब ये वक्त है कि लॉकडाउन में सरकार इन चीजों को तैयार कर ले, ज्यादा बेड, वेंटिलेटर और दुनिया भर की तमाम तरह की मेडिकल इक्विपमेंट, सब इन सब को सरकार की जरूरत है। आपको क्या लगता है सर, सरकार कहां तक सफल रही है इस लॉकडाउन में? क्योंकि लॉकडाउन की सर एक कीमत है। जी, जी। देखिए पीयूष जी, सरकार की सफलता-विफलता पर कुछ भी कहना अब ये थोड़ा-सा बहुत जल्दीबाज़ी हो जाएगी, क्योंकि अभी तो प्रक्रिया में ही हैं हम सारी चीज़ें, ठीक है? इसका मूल्यांकन तो हम बाद के दिनों में ज़्यादा बेहतर कर पाएँगे कि सफल रही कि नहीं रही। लेकिन निश्चित रूप से बहुत सारे चैलेंजेज़ हैं। जिस तरीके से पिछले कुछ वर्षों में स्वास्थ्य जैसी महत्वपूर्ण चीज़ों को इग्नोर किया गया, ख़ासकर कि जो सरकारी क्षेत्र के ये सारे संस्थान थे, तो उसका खामियाज़ा नो डाउट हम भुगत रहे हैं अभी। सरकार के प्रयास इस वक़्त जो प्रयास कर रही है, बिल्कुल से उसको ऐसा नहीं है कि निराश हो जाएँ हम, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। ठीक है, आप देखिए इसको थोड़ा-सा अलग तरीके से कैटेगराइज़ करके समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। सबसे बड़ी चीज़ स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य में आप देखिए 2 चीज़ें हैं, डॉक्टर्स हैं, पेशेंट्स हैं। डॉक्टर्स की अपनी ज़रूरतें हैं, उनकी अपनी सुरक्षा है, उनका अपनी जीवनचर्या है, ठीक है? तो क्या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उन हॉस्पिटल्स के, जो उनका अपना सैलरी सिस्टम है, जो उनकी ड्यूटी, जो उनकी वर्किंग कंडीशंस हैं, क्या वो फ़ेवरेबल हैं? क्या सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर पाने में सफल हुई है कि उनके लिए फ़ेवरेबल हो? ठीक है, कुछ मोटिवेशनल हो उनके लिए, क्या हम उनके लिए कुछ मोटिवेशन इकट्ठा कर पाए हैं थाली बजाने के अलावा? तो ये बहुत मतलब एक भौतिक मोटिवेशन क्या मिलेगा उनको? और सबसे बड़ी चीज़ मोटिवेशन भी तो अभी बात का प्रश्न है। पहला प्रश्न तो यही है कि साहब उनकी सुरक्षा की कितनी उनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट है कि नहीं है, मास्क, उनके अपने जो सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स हैं। फिर दूसरी चीज़ पेशेंट्स, चूँकि संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही, लोगों में पैनिक भी है, तो
पेशेंट्स के लिए क्या व्यवस्था है, आइसोलेशंस की क्या व्यवस्था की गई है, ठीक है? वो सारी चीज़ें ज़रूर देखने लायक है। आज देखिए बिल्कुल। वेंटिलेटर जैसी चीज़ों की कमी हम महसूस कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि केवल भारत में, दुनिया भर हुँ, में ये अमेरिका जैसे जी, जी। सशक्त और समर्थ देश में भी ये दिक्कत है। बिल्कुल, ये बिल्कुल। तो कोरोना एक बार पूरी मानव जाति को सोचना पड़ेगा। आज देखिए आज हमारे पास इतना सामर्थ्य है कि हम पूरी पृथ्वी को 7 बार खत्म कर सकते हैं, इतने सशक्त हैं हम। बिल्कुल। लेकिन वेंटिलेटर देने की स्थिति में हम नहीं हैं। तो ज़रूर एक बार हमको प्रश्न करना पड़ेगा। बाकी चीज़ें अगर सरकार के काम पे देखेंगे तो जो गरीब लोग हैं उनकी व्यवस्था हालाँकि थोड़ा-सा देर से जागी सरकार ये ज़रूर ये शिकायत है सरकार से। शुरुआती दिनों में जब शुरुआत में 21 दिन के लिए उन्होंने घोषणा की थी प्रधानमंत्री जी ने, जी, तो जी। सब कुछ प्रॉपर गाइडलाइन नहीं था, प्रॉपर कुछ प्लानिंग नहीं थी शायद। और जिसका खामियाज़ा हम सब ने देखा कि बहुत बड़ी संख्या में जो एक असंगठित मज़दूर वर्ग है, वो सड़कों पर आ गया और वो एक बड़ा खतरा पैदा करने का अंदेशा भी हुआ, लेकिन उनकी अपनी मजबूरी थी। तो वो भी एक तरीके की फेलियर के रूप में हम देख सकते थे, उसको हम रोक सकते थे, रोका जा सकता था। तो वहाँ थोड़ा-सा ज़रूर फेल हुए हैं। ठीक है, नो डाउट उद्योग, धंधे सब बंद हैं, उसका भी प्रभाव आर्थिक प्रभाव पड़ेगा ही। कृषि गेहूँ की फसल तैयार है कटने के लिए। बिल्कुल। तमाम सारे चैलेंजेस हैं, मौसम बहुत फ़ेवरेबल नहीं है कई सारी जगहों पर, तो किसान जो 4 महीने से लगा होगा, उसके लिए क्या व्यवस्थाएँ हैं? सरकार की तरफ से क्या चीज़ें हैं? ये बड़ा एक एक चौतरफा काम करने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं कि केवल हॉस्पिटल और ये चीज़ें भी हैं। लोग वैसे भी मरेंगे बाहर अगर सभी चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया तो। ये बिल्कुल बड़ा आप हम अगर व्यक्तिगत रूप से देखें, तो ऐसा नहीं है कि अभी अगर हम अपनी बीमारी के लिए कॉन्शियस हैं, हम केवल हाथ धोते रहें। नहीं, हमको बाकी साफ-सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा, हमको अपने भोजन का ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी दिनचर्या का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आप किसी एक चीज़ को अवॉइड करेंगे तो फाइनली रिज़ल्ट वही होगा कि हम बीमार पड़ेंगे। तो इसी तरीके से अगर देश की व्यवस्था के बारे में बात करेंगे तो बात केवल स्वास्थ्य के जो संसार उन्हीं की बात नहीं, ये गरीबी, ये बाकी उद्योग, ये खेती, तमाम सारी और आर्थिक, सामाजिक व्यवस्थाएँ कैसी हैं, उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत होगी। बिल्कुल। जी। सर, आपने जो कहा है, उसी का एक अगला पड़ाव के तरह से एक दूसरा जो प्रश्न बच्चों ने ही पूछा है कि भारत जैसे देश में जहां स्वास्थ्य पर खर्च किए जाने वाला बजट अपेक्षाकृत कम रहा है। 2020 में स्वास्थ्य का बजट टोटल जीडीपी का 1.6% था। भारत आज वेंटिलेटर के साथ साथ कई मेडिकल इक्विपमेंट की कमी से जूझ रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए भारत में प्रतिदिन हो रहे टेस्ट की संख्या को बढ़ाना जरूरी है। क्या आपको लगता है भविष्य में हेल्थ सेक्टर को और गंभीरता से लेने की जरूरत है? जी, कई मैं राज्यों ब बिल्कुल, हाँ, हाँ। बिल्कुल। मैं उम्मीद भी करता हूँ कि ब आगे के समय दुनिया सचेत होगी इस विषय में। अच्छा यहाँ थोड़ा-सा समझने की क्या ज़रूरत है जहाँ तक कि आपने बजट की बात की, तो यहाँ चूँकि जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य और स्वच्छता वगैरह ये राज्य सूची का विषय है संविधान जी, में, यानी जी। कि स्वास्थ्य के विषयों पे कानून बनाने और बाकी व्यवस्था करने की ज़्यादातर ज़िम्मेदारी राज्य है। ऐसा नहीं कि केंद्र बिल्कुल ध्यान नहीं देता, लेकिन ये राज्य सूची का विषय है, तो राज्यों की ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। तो इससे एक चीज़ होता क्या है कि चाहे वो बजट हो, चाहे वो संसाधन हो, वो डिवाइड हो जाते हैं अलग-अलग राज्य में। ये एक टेक्निकल एस्पेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। तो यूनियन बजट हालाँकि 1.6 भी बहुत कम है, उसको बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। ठीक बिल्कुल। है, इस बात से मेरा कोई इनकार नहीं है। लेकिन चूँकि राज्यों के अपने बजट और वो सारी चीज़ें भी शामिल हो जाती हैं, तो टेक्निकली वो कंपनसेट करने की स्थिति में आते हैं। लेकिन राज्यों की अपनी चीज़ें भी बहुत कम हैं, ख़ास करके स्वास्थ्य के क्षेत्रों में आप देखिए एम्स की व्यवस्था नहीं है। अगर बिल्कुल। सभी राज्य इस तरीके से काम कर पाते, तो दिल्ली में इतनी भीड़ क्यों होती? तमाम सारे और राज्यों में इस तरीके से जो सभी जगहों पे स्वास्थ्य की व्यवस्थाएँ ना होने की वजह से ख़ासकर कि जो गरीब वर्ग है, उनको बहुत दिक्कत होती है। तो अच्छा, जिस तरीके की अभी महामारी के रूप में ये समय आया है, तो मैं तो उम्मीद करता हूँ कि सरकार जागेगी और जनता को भी चाहिए कि इन बेसिक चीज़ों पे जो भी बिल्कुल, बिल्कुल सर। जनप्रतिनिधि हैं, इनको वो बेसिक मुद्दों पे ये बहुत बेसिक मुद्दों से कभी नहीं हटना चाहिए। आप अपनी बाकी किसी भी आइडियोलॉजी के लिए आप लड़िए, वो ठीक है, आपका अपना अधिकार है। लेकिन बेसिक मुद्दे चाहे आप किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय के हों, कोई भी
आइडियोलॉजी के मानने वाले हों, लेकिन बेसिक चीज़ों से समझौता हम नहीं कर सकते, क्योंकि बीमारी बिल्कुल अंतर नहीं कर रही है किसी भी चीज़ में, वो किसी भी आइडियोलॉजी, किसी भी वर्ग के लोगों के लिए खतरा है। तो दुनिया चिंतित है, मैं तो उम्मीद करता हूँ कि सरकार निश्चित रूप से कोई एक सख्त कदम, एक कोई मतलब ठोस उपाय करेगी। आपको भी, आप सबको भी, हम सबको भी आशा रखनी चाहिए। बिल्कुल सर। इस समय अचानक सोशल मीडिया पे लोग व्यस्त हो गए कई सारी चीज़ों को लेकर, और कई लोगों का कहना था कि भारत में सब ठीक चल रहा था, लेकिन जमातियों के गतिविधियों के कारण संकट बढ़ गई। लोगों का कहना है कि इस पर बुद्धिजीवी और पढ़े लिखे मुस्लिम भी शांत हैं। आप इन सब को किस तरह देखते हैं? क्योंकि सर सोशल मीडिया में ये फैला हुआ है, क्या मतलब बताइए, क्या समझते हैं इस चीज़ों से? सर ये देखिए, निश्चित रूप से कुछ लोग तो बहुत दोषी है ही हैं उसमें, जमात के वो तमाम सारे लोग, जी, कई सारे एस्पेक्ट भी हैं उसके, जी, बहुत सारी फेक न्यूज़ भी है उसमें। मैं बिल्कुल ऐसा तो नहीं कह रहा कि वो न्यूज़ बिल्कुल गलत है। बिल्कुल। निश्चित रूप से कि कुछ लोग ज़िम्मेदार हैं, उनको जागरूकता दिखानी चाहिए थी, स्वेच्छा से आना चाहिए था कि अपनी जाँच करा पाएँ, थोड़ा मदद करनी पड़े। नो डाउट हमारी अपनी मशीनरी की भी चूक है, जो प्रशासनिक मशीनरी है, उसकी भी चूक है। लेकिन थोड़ा-सा भीड़ की विचार से अलग हो जाएगी मेरे विचार। जी। आप मेरे से पूछ रहे हैं, हो सकता है कि आप जब ये वीडियो दिखाएँ तो आपको गालियाँ सुनने को मिले। लेकिन लेकिन आप देखिए, अगर केवल हम किसी एक समुदाय पर किसी समस्या का सारा ज़िम्मेदारी डाल देते हैं, तो मुझे लगता है कि वो हमारी क्षमता पर भी प्रश्न चिन्ह है। बिल्कुल, ठीक है कि क्या हम इतने इनकैपेबल हैं कि कुछ मुट्ठी भर लोग हमको इतनी परेशानी में डाल देंगे? ठीक है, बिल्कुल, मान लिया उन्होंने किया, मतलब मैं उनको उनके दोष से बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा। लेकिन हमारी कैपेबिलिटी का क्या कि हम उसको रोक नहीं पाए, हमारे पास इतने संसाधन थे। वो क्यों नहीं हो पाए? आखिर हम क्यों उस तरीके से जागरूकता, क्यों इस तरीके का आइसोलेशन लेकर आ पाए हम? तो निश्चित रूप से वो कुछ लोग जमात के, वो कुछ लोग निश्चित रूप से जिन्होंने इस गैर ज़िम्मेदारी इस तरीके की दिखाई है, तो उसकी आलोचना की जानी चाहिए, उसकी आलोचना की जानी चाहिए। निश्चित रूप से वो थोड़ा-सा एक भय बढ़ा है उनकी वजह से। लेकिन सारा ठीकरा फोड़ देना ये बहुत न्याय संगत नहीं है, बहुत सारी बातें ज़िम्मेदार हैं उसके लिए। तो अगर उन सारी चीज़ों से हम आँख बंद करके देखेंगे तो न्याय नहीं होगा। ठीक है, तो ज़रूर इस बारे में भी सभी को विचार करना चाहिए। बड़ी सारी बातें इसके लिए ज़िम्मेदार होती हैं। तो अगर आप उनसे आँख मूंदेंगे तो फिर ये इनजस्टिस हो जाएगा और हम समस्या की तह तक नहीं पहुँच पाएँगे। ये हम यहीं पर उलझ के रह पाएँगे। तो अगर हम समाधान चाहते हैं, तो वास्तविक मुद्दों को बिल्कुल हमको नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल। जी, मैंने शायद आ, आपकी बात को, जो प्रश्न था, मैं हाँ, ऊपर-ऊपर से कह के निकल गया। देखिए, थोड़ा-सा मैं एक बार और क्लियर कर दूँ, अगर आप टू जी, द पॉइंट बात करेंगे, क्या जमाती जी, दोषी थे? जी, बिल्कुल दोषी थे। जी, फिर प्रश्न है, क्या वही दोषी थे? नहीं, केवल वही दोषी नहीं थे। ठीक है, जी, मेरे ख्याल से अब ज़्यादा क्लियर होगा। तमाम सारी हमारी प्रशासनिक क्षमता भी, उस पे भी प्रश्न है। ठीक है, हाँ, लोगों जिनके बीच में वो जा रहे हैं, उनकी भी ज़िम्मेदारी बनती थी कि अ, उसको जागरूक रहते, वो उसको लाते। तो निश्चित रूप से ये प्रश्न है, इसको ऐसे देखे जाने की ज़रूरत है। जी। बिल्कुल। सर एक और प्रश्न जो है, मतलब प्रश्नों के सिलसिले में आप कह सकते हैं कि हम आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। बीच में कुछ और सवाल यदि आ जाते हैं तो अच्छी बात है। वैसे एक जो सवाल जो लोगों ने हमें भेजा है, उस हिसाब से संकट काल में जागरूकता बहुत ज़रूरी है। लॉकडाउन अपने आप में कोई समाधान नहीं है, लेकिन समाधान का साधन जरूर है। एक दिन आएगा जब लॉकडाउन का दौर खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद लोगों को जागरूक रहने की आवश्यकता रहेगी। कोरोना अभी कई दिनों तक लोगों को डराने वाला है, लेकिन इन सब के बीच हमने देखा है कि मीडिया और सोशल मीडिया फेक न्यूज़ से बच नहीं पाई, और फेक न्यूज़ को कई माध्यम से वायरल भी किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ तक अमिताभ बच्चन भी नहीं बच पाए, मतलब ये बड़े बड़े लोगों को, बुद्धिजीवी लोगों को भी अपने प्रभाव में ले रहा है, जबकि इस समय जरूरत जागरूकता का है। क्या आपको लगता है कि मीडिया अपनी प्रासंगिकता को खो रहा है? आप देख सकते हैं जी टीवी को माफी मांगना पड़ा, और यहां तक कि सरकार ने बहुत ही सख्त शब्दों में कहा कि फेक न्यूज जो फैला रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई होगी। क्या समझते हैं?
बहुत अच्छा प्रश्न पूछ लिया पीयूष जी आपने। जी, यहाँ थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत है कि आपके पिछले एक सवाल का एक भाग था वो भी छूट गया। आपने प्रश्न पूछा था कि पढ़े-लिखे मुस्लिम्स नहीं बोल रहे हैं, वो बड़ा जी, दुखद है। जी, ठीक जी, है? तो इन सभी सवालों को मैं ज़रा जोड़ के इसको मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। अब देखिए, पहली चीज़ तो ये कि मीडिया का रोल ठीक है, मतलब मीडिया का रोल निश्चित रूप से बहुत सकारात्मक तो नहीं है, प्रशंसनीय भी नहीं है। वो जो बाकी सूचनाएँ दे रहे हैं, वो भी ठीक है, लेकिन इस तरीके की सूचनाओं से बचना चाहिए था। यहाँ बेसिकली क्या है कि इसको इसके बड़े सारे एस्पेक्ट हैं आप देखिए। जी, एक-एक करके थोड़ी-सी बात कर लेते हैं आपसे। आप जी, देखिए अभी इसको थोड़ा-सा डिटेल में समझने की कोशिश कीजिएगा जी, कि यहाँ जो हमारी जो विविधताओं वाला जो देश है, हमारी जो डेमोक्रेसी है, जो हमारे जी, देश की अपनी संरचना है, आप सब लोग अवेयर हैं, जो सबसे बड़ी चीज़ है विविधताओं का यहाँ का होना, बहुत सारी डाइवर्सिटी है यहाँ। आप देखिए इन सारी चीज़ों में मतभेद तो हैं ही हैं, पहले से भी थे। अच्छा पिछले कुछ वर्षों में सरकार कई क्या कहते हैं प्लेटफ़ॉर्म पे बहुत सफल नहीं हो पाई, ख़ास करके आर्थिक स्थिति में ब कई सारी विफलताएँ कोरोना की दिक्कतों के पहले भी हम बहुत सारी विफलताओं से जूझ रहे थे। मतलब बिल्कुल, जहाँ सरकार को दोष दिया जा रहा था कि हम उससे उभर सकते थे, लेकिन नहीं किया गया। उस बीच ये सारी चीज़ें भी आ गई। ऐसे में लोकतंत्र में जनमत का बड़ा महत्व होता है। जी, बिल्कुल, अच्छा जनमत चीज़ों को निर्धारित कर देती है। जनमत क्या होगा? हमारे यहाँ 2 चीज़ों से देखना चाहिए। एक तो अगर सीधे-सीधे पॉलिटिकल व्यू से देखें, तो सरकार की जवाबदेही जनता के प्रति है, लेकिन जवाबदेही जनता के प्रति तब ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाएगी जब जनता के पास सवाल मुद्दों के हों। तो जी, अगर जनता अपने इन सवालों पर ही दबाव रखेगी कि साहब क्यों हमसे हमारे पास स्वास्थ्य नहीं है, क्यों हमारे पास शिक्षा नहीं है, तो ये ज़्यादा अच्छा सवाल होता। और ये सरकारों के ऊपर दबाव भी डालती हैं। लेकिन ये नहीं किया, पिछली कई सारी सरकारों ने इस पे काम नहीं किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं किया। तो बिल्कुल, अभी जो सामाजिक स्थिति है, तो ये बड़ा चीज़ है कि सरकार के बड़े सारे फेलियर इन सब चीज़ों में छुप जाते हैं। सरकार अगर सख्ती से चाहे मीडिया और इन सारी चीज़ों पे तो रोक लगाया जा सकता है। बहुत सारे देशों ने इस पे रोक लगाया भी कि हेट्रेड मैसेजेस को रोका जा सकता था। जो बिल्कुल, हम करने में असफल रहे, तो असफल रहे तो इस पे जो शक्तियाँ हैं उस पे थोड़ी-सी शंका जाती है कि आखिर ये कैसे फैल कैसे गया? फेक न्यूज़ नो डाउट ये सबसे बड़ा आतंक है, बहुत ज़्यादा क्योंकि ये जी, ऊपर से लेके नीचे तक किसी भी वर्ग के लोगों की मानसिकता को प्रभावित करता है। ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। जी, जी। ये इसके इसके लिए नो डाउट ये सारी डरने की चीज़ें ज़रूरत है ज़िम्मेदार इस हैं। पे। जी, जी, इस पे बहुत डरने की ज़रूरत है। जी, फ़ेक न्यूज़ जैसा आपने बिल्कुल बताया कि अमिताभ बच्चन जैसे संभ्रांत लोग भी हाँ, गलत चीज़ें ट्वीट कर देते हैं। अच्छे-अच्छे लोगों ने जो पढ़े-लिखे माने जाते हैं, समझदार माने जाते हैं, जी, उन्हें उनकी गलत ट्वीट है। आपने अभी बताया कि जी टीवी को भी माफ़ी माँगनी पड़ी गलत न्यूज़ दिखाने के लिए। लेकिन इसका जो खामियाज़ा भुगतना पड़ रहा है, ये खतरनाक है। अच्छा, जी, मेरा अगर आप व्यक्तिगत रूप से देखें, तो मेरा इसको देखने का बड़ा अलग नज़रिया है। ये तो एक जनरल सी बात हो गई। यहाँ ये बिल्कुल ह्यूमन बिहेवियर में एक एक टर्म है जिसको कहते हैं कन्फर्मेशन बायसनेस। जी, कन्फर्मेशन बायस क्या होता है कि आपकी अपनी एक धारणा होती है। ठीक है? जी, किसी के बारे में भी हो जाती है। आप इसको थोड़ा-सा समझिएगा कि आपकी अपनी एक धारणा होती है। अब जो बातें भी, जो भी विचार आपकी धारणा को नरिश करते हुए मिलेंगे, उसके उसके समर्थन में मिलेंगे, आप उसको पॉइंट आउट करते हैं। जो भी बात उसके विपरीत होंगी, आप उसको अवॉइड कर देते हैं। इसको आप एग्ज़ाम्पल से समझिए कि जैसे मान लीजिए कि आप ये मानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी, तो आप अगर एक मिक्स सी न्यूज़ सुने जिसमें प्रधानमंत्री की अच्छाइयाँ भी हैं, उनकी कमियाँ भी हैं, तो बिल्कुल। आप कमियों को बिल्कुल अवॉइड कर देंगे और अच्छाइयों पर फ़ोकस करेंगे। इसी ओके, तरीके से मान लीजिए आप मानते हैं कि प्रधानमंत्री जी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, तो आप उन मैसेजेस में, उन सूचनाओं पे फ़ोकस करेंगे जो उनकी कमियों को उजागर करते हैं। ये बिल्कुल, आपकी धारणा को लगातार पुष्ट करता रहता है, उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता रहता जी, है। ये हमारे आपके इस मान लीजिए मैं और आप आज बहुत अच्छे मित्र हैं और किसी वजह से मेरे मन में ये धारणा बन जाए कि पीयूष मुझे नापसंद करते हैं। तो ओके,
कल को आप मेरे से मिलिए, बहुत प्यार से मिलिए, गले मिलिए, सब कुछ बहुत आपने हँसे दूर से ही देख के आप स्माइल कर रहे हैं, गले भी मिल रहे हैं। फिर बातचीत के दौरान आपके परिवार से कोई फ़ोन आ गया, आपने फ़ोन उठा पे बात करना शुरू किया, मेरे दिमाग में आना चाहिए, देखा ये भी आपके बीच में भी फ़ोन उठा लिया इसने, ठीक है? ये मुझे अवॉइड कर रहा था। आपने मेरे साथ कितने पॉज़िटिव चीज़ें की वो मैं ध्यान नहीं देता। इस एक चीज़ को पकड़ के रखता हूँ। फिर मैं अगली बार जब मिलूँगा तो मैं मेरा वो व्यवहार जो है ना थोड़ा-सा अ, ऐसा ही रहेगा आपके साथ। तो मेरे व्यवहार से आपको भी लगेगा यार ये कैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो पहली मुलाकात में जो आपने 1 पॉइंट दिया था मुझे, अब दूसरी मुलाकात में 2-3 पॉइंट दे देंगे। ठीक है? तो तीसरी मुला जो अगली मुलाकात होगी वो और ज़्यादा गैप बढ़ाएगी और धीरे-धीरे जो ये धारणा थी कि पीयूष मुझे पसंद नहीं करते वो पुष्ट हो जाती है। ये बहुत प्लानिंग बस जो भी लोग सिस्टम में आते हैं हमारे देश में, चाहे वो शिक्षा उसका कारण हो, चाहे कुछ भी कारण हो, इसका फ़ायदा लोगों ने उठाया है। हमारे देश में धारणाओं में बाँटा है लोगों को और आज भी देखिए, आज अभी आप बात करना शुरू कीजिए, लोगों की जो कन्फर्मेशन बायस्ड है। अभी आप एक चीज़ लिखिए, जो उसके पक्ष वाले हैं, वो उस पे बात करते हैं, दूसरे वाले गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। कोई दूसरे को वैल्यू ही नहीं देता, ऊपर से हम देख ही नहीं पाते कि आखिर उसका दूसरा पक्ष भी तो होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इतनी जागरूकता फैले कि जो भी चीज़ है, उसको जैसी है वैसे देखने की कोशिश की जाए, दूसरे पहलू पर भी ज़रूर देखा जाए। इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर आप एक एक्सरसाइज़ कर लें कि आप जो जिसके पक्ष में हैं, वो तो ठीक है, आप तो कन्विंस्ड ही हैं। जो उसका अपोज़िशन है, क्या आप उसके फ़ेवर में बात कर सकते हैं? ठीक है, 10 पॉइंट्स 5 पॉइंट्स बोल सकते हैं क्या? कि मान लीजिए मैं प्रधानमंत्री जी को पसंद करता हूँ, क्या मैं उनकी आलोचना में 5 पॉइंट बोल सकता हूँ क्या? अगर मैं उनको नापसंद करता हूँ, तो क्या उनकी प्रशंसा में 10-5 पॉइंट बोल सकता हूँ क्या? तो ये अगर ज़रूरी है। इस तरीके से बात हम कर पाएँ, हुँ, तो फिर हम चीज़ों को जो जैसा है वैसा देख पाते हैं। चूँकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी ये कमियाँ रही हैं, ये चूँकि सालों का बना हुआ है। आप देखिए यहाँ मतलब 20-20 साल के बच्चे बात करते हैं कि साहब धर्म खतरे में है और ये कर देंगे वो, उनको कुछ मालूम नहीं है अभी, हुँ, ज़्यादातर चीज़ें। लेकिन ये कन्फर्मेशन बायसनेस बनाने में वो सफल रहे। तो बड़ी ज़रूरत है कि इसको जागरूकता से काम किया जाए। अगर इस पे काम नहीं करेंगे, तो ये गड़बड़ हो जाएगा, जिसका खामियाज़ा हम लोग भुगत रहे हैं। दूसरी चीज़ ये होता क्यों है कि साहब एक जैसे एक और ह्यूमन बिहेवियर का ही मैं एक और एग्जांपल दूँ, तो उसमें एक सिद्धांत है जिसको आप कहते हैं स्ट्रॉ मैन फैलेसी। स्ट्रॉ मैन फैलेसी क्या होता है कि अ, जैसे आप किसी पहलवान से लड़े, तो जी, निश्चित रूप से वो पहलवान है, वो आपको हरा देगा। तो आप क्या करते हैं, एक पुतला बनाते हैं उसका और उससे लड़ते हैं और उसको आप हरा देते हैं, ठीक है? और आपके मन में ये धारणा आती है कि मैंने उस पहलवान को हरा दिया, उस पहलवान के पुतले को हरा के आपको लगता है आपने पहलवान को हरा दिया। इसको स्ट्रॉ मैन फैलेसी बोलते हैं। तो हम ये अक्सर किसी धारणा से लड़ नहीं पाते, तो हम उसके बदले में एक स्ट्रॉ मैन फैलेसी क्रिएट कर देते हैं। जैसे अभी आपसे मैं बात करूँ कि मोदी जी ये गलती कर रहे हैं, तो आप तुरंत कह दिए क्या मनमोहन सिंह जी नहीं करते क्या? जी, ठीक है, अब ये बात नहीं हो रही थी, ठीक है? आपने एक स्ट्रॉ मैन बना लिया क्योंकि आप उस पे लड़ पाएँगे, बिल्कुल। ठीक है? यहाँ तुरंत एक विपक्षी अगर मैं कहूँ कि साहब मायावती जी या लालू यादव करप्शन में फँसे हैं, हाँ, तो आप तुरंत एक स्ट्रॉ मैन बना लेंगे कि ये सारी बातें उनके खिलाफ बात ये हो रही है क्योंकि वो गरीब परिवार से आए हैं, दलित आए हैं, बिल्कुल, ठीक है? कोई क्रिमिनल पकड़ा गया, कोई टेररिस्ट तो कहेंगे उसके साथ हो इसलिए रहा क्योंकि वो मुस्लिम है। बिल्कुल। एक स्ट्रॉ मैन फैलेसी बनाते हैं और उससे क्या होता है कि चीज़ें कमज़ोर हो जाती हैं और ये हमारे उस कन्फर्मेशन बायसनेस को बढ़ाती है। ये एक बड़ा चक्र है, इसको बहुत समझने की ज़रूरत है। मेरी तो अपेक्षा ये है कि जो भी समझदार लोग हैं, कम से कम वो ज़िम्मेदारी लें। मैं तो कोशिश करता हूँ अपने लेवल पे कि चीज़ें बात समझ में आए लोगों के। अगर ये सारी चीज़ें समझाई जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। जी, अच्छा, एक और प्रश्न, ये मैं हाँ, थोड़ा-सा लंबा खींच गया आपके प्रश्न का जवाब। एक कोई और बात आखिरी प्रश्न नहीं। जी, जो आपने पूछा कि साहब अ, ठीक है कि अनपढ़ मुस्लिम्स काम करते हैं, तो जो पढ़े-लिखे मुस्लिम हैं उनके बारे में क्यों बात नहीं करते? ये बड़ा महत्वपूर्ण सा सवाल है। और जी, आप देखिए ये वही उसी कन्फर्मेशन बायसनेस को पुष्ट करने के लिए ये सारा चीज़ रचा जाता है। आप देखिए, इसके पीछे भी हमारी व्यवस्था ही ज़िम्मेदार है। हुँ, इतने पिछले आज़ादी के बाद से बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम ही नहीं किया, सोशल सिक्योरिटी पे तो काम ही नहीं हुआ। हुँ, सोशल आप क्या कॉन्फिडेंट हैं कि आपके घर में अभी 4 लोग हमला करें और आपने पुलिस बुलाया, पुलिस समय रहते आ जाएगी, आपको बचा लेगी? क्या अगर आपकी तबीयत अचानक से खराब होती है तो
एम्बुलेंस की व्यवस्था ऐसी है कि तुरंत आपको कुछ इलाज मुहैया हो पाएगा। जी। नहीं, ये इस बारे में आप डाउटफुल हैं। बेसिक चीज़ों के लिए आपको एक सोसाइटी चाहिए, आपके जो पास-पड़ोस में रहते हैं, वो आपके सबसे पहले काम आने वाले हैं। जी। तो यहाँ कम्युनिटी की दरकार होनी शुरू हो जाती है। यहाँ आप इस बात को देखिए कि सोशल सिक्योरिटी है नहीं, जो लोग समझते भी हैं, वो रहते तो उन्हीं के बीच में है ना। ठीक है, तो या तो आपकी सोशल सिक्योरिटी आप देखिए, इसीलिए बड़े शहरों में जो लोग बहुत अलग-थलग, हम लोग अक्सर बात करते हैं कि हम पड़ोसी को जानते भी नहीं, इतने साल से हम फ्लैट में रहे, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी वहाँ अपेक्षाकृत हमको मिल जाती है। और लेवल बढ़ता चला जाए, हम और ऊपर के लेवल पर जाएँ, सशक्त होते जाएँ, तो सोशल सिक्योरिटी हमारी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो फिर ये जाति, धर्म, ये तमाम सारे डिस्क्रिमिनेशन, ये अपने आप डाइल्यूट होने शुरू हो जाते हैं। तो नीचे लेवल पे सोशल सिक्योरिटी है ही नहीं। आपको सुरक्षा चाहिए, चाहे वो बीमारी से हो, तमाम सारी चीज़ों से हो, तो आपको एक समुदाय में ही वो सुरक्षा मिल पाती है। बिल्कुल। यहाँ इसीलिए सोशल सिक्योरिटी नहीं दिया, इसलिए आप सुरक्षा के नाम पे कोई ना कोई झंडा चुन लेते हैं किसी न किसी रंग का। जी। ठीक है? उसके नीचे अपने आप को आप सुरक्षित फ़ील करते हैं। तो आप भले ही चीज़ों को समझिए, लेकिन आपकी अपनी मजबूरी है कि आप उसके खिलाफ बोल नहीं सकते। तो हमें बहुत ज़िम्मेदार है, जब हम भी किसी पे आरोप लगा रहे हैं कि आप बोल क्यों नहीं रहे? आप सामने अपराध होते हुए देखा, आपने गवाही क्यों नहीं दी? ठीक है? तो क्या आप इस बात का आश्वासन दे सकते हैं कि मेरी सुरक्षा सुनिश्चित होगी? ठीक है? तो अगर ये आश्वासन नहीं दे सकते, तो ये आरोप लगाना भी गलत है। जी। ठीक है? तमाम सारे आप देखिए, पहले कोई रोड एक्सीडेंट में अगर कोई किसी को मत बताने के लिए, बचाने के लिए अस्पताल ले जाता था, वही फँस जाता था, पुलिस उसी को पकड़ के रखती थी। जी। तो इसको दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि नहीं, अगर कोई लेके जाए तो आप उसको, पुलिस कोई सवाल नहीं करेगी, उसका कोई मतलब नहीं है। जी। ये कितना अच्छा सुझाव था। आप सिक्योर तो कीजिए। मुझे ये, आप देखिए, हम लोग ये बात कह रहे हैं, हमको डर लगेगा कि अभी आप ये जब ये बातें अगर आप पब्लिश करेंगे, तो हमारे मन में ये डर है ना कि हमको गालियाँ भी सुननी पड़ेंगी, लोग जी। विरोध भी करेंगे कि जी। आप उनकी बात तो नहीं कर रहे। ये डर है, तो क्या आप बोल पाएँगे? जी। क्यों हमारी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं? तो ये ज़रूर सिस्टम है। अच्छा, कई सारे लोग इतिहास के पन्ने खोल लेते हैं, तो हम 1947 के पीछे ना जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। आज़ादी के बाद की बात करें कि साहब इतना किया, उन्होंने किया, अब मध्य युग में क्या हुआ उसकी बात का क्या करना अभी। लेकिन आज आप भले ही बहुत सारे एग्ज़ाम्पल भी देते हैं, साहब उन्होंने आके इतना मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो आप किसी समुदाय को, चाहे मुसलमान हिंदुओं को दोष दें, चाहे हिंदू मुसलमानों को दोष दें, जी। कि ये जेनोसाइड्स के फेवर में हैं, जेनोसाइड्स हत्या करना चाहते हैं। जी। तो भाई, सुरक्षा सिस्टम क्या कर रहा है? पुलिस क्या कर रही है? सेना क्या कर रही है? आप ये कह रहे हैं कि एक समुदाय हमारे सिक्योरिटी सिस्टम से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो ज़्यादा सक्षम है। जी। ये कहते हुए मेरा जैसा आदमी तो बहुत शर्मिंदा होता है। ठीक है, कि मैं ये कैसे कह दूं कि एक समुदाय हमारी सिक्योरिटी सिस्टम से ज्यादा सशक्त है, हमारे सिस्टम से ज्यादा इतने काबिल लोग हैं, जी। हमारी ही चुनी हुई सरकार है, और उसमें हम इतने असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो फेलियर कहीं वहां है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे, इस तरीके से देखेंगे, तो हम सॉल्यूशन की तरफ जा पाएंगे। ये स्ट्रॉ मैन बनाने से हमको बचना पड़ेगा। बिल्कुल स्ट्रॉ मैन की जरूरत केवल वाद विवाद जीतने के लिए तो बहुत अच्छा है कि मैं आपसे वाद विवाद में जीत जाऊंगा, लेकिन अगर ये स्ट्रॉ मैन की धारणा अपने लिए हमने किया, ये बहुत खतरनाक है। जी। ठीक है, जो कंफर्मेशन बायसनेस है, उससे हमको बचने की जरूरत है। सभी पक्षों को देखना पड़ेगा असल में, अगर आप विकास चाहते हैं तो। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके जो भी उत्तर थे वो निश्चित ही लोगों के नज़रिए को स्पष्ट बनाने में सहायक होंगे। और रही बात जहाँ तक मेरी, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो वक्त है, ये रचनात्मकता का वक्त है। कई दिनों के बाद आपको छुट्टी मिली है, कई दिनों के बाद आप घर वालों के साथ, परिवार वालों के साथ हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप इस वक्त का सही से इस्तेमाल करें। बाकी आप लोगों के पास ऐसे कोई भी सवाल हो तो कृपया हमें भेजें, हम उसके उत्तर आपको ज़रूर देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।